सतनाम, जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वायस ऑफ मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत। आज की हमारी खास परिचर्चा पर हमारे मेहमान सब जुड़ चुके हैं। उनका मैं परिचय बताना चाहूँगा डॉक्टर अनिल भतपरी साहब, जो जय पूर्व सतनाम। राजभाषा आयोग के सचिव हैं, प्रोफ़ेसर साहब हैं, जो हमेशा हमारे चैनल में अपना सहयोग देते रहते हैं। बहुत-बहुत स्वागत सतनाम। हमारे जय बीच में सतनाम। 2 मेहमान आज पहली बार जुड़े हैं, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत। नरेंद्र भारती साहब कवि हैं, जी, जी। उनका भी बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस परिचर्चा पर। और एक और साथी हैं, मेरे ख़्याल से वो अभी नहीं दिख रहे हैं। सुखदेव अहिलेश्वर जी, उसको हाँ, लिंक भेजा सुखदेव हूँ। ऐसे हाँ, वो भी ये जुड़ने वाले हैं। बहुत जी, ही सुंदर ढंग से इन्होंने गुरु घासीदास जी के जीवन चरित्र को विभिन्न जिला गजेटियर और अंग्रेजों के जो अभिलेख हैं, उनके हुँ, आधार हुँ। पे इन्होंने प्रस्तुत की है। और इसी हाँ, तरीक़े से कुमार लहरे जी भी हैं। ये 2 हमारे ऐसे युवा और राइटर हैं जो बहुत अ, एक तरह से काम कर रहे हैं और इनकी बातें हमारे साहित्यकार बिरादरियों में, बुद्धिजीवी वर्ग में सुनी भी जा रही है, समझी भी जी। जा रही है। जी, और बहरहाल हम धीरे आज इसी टॉपिक पे ही बात करने वाले हैं और छत्तीसगढ़ के उभरते हुए साहित्यकारों पर हमारी चर्चा लगातार जारी है और हर क्षेत्र में नए उभरते हुए कवियों को हम समय-समय पर बुलाते रहते हैं। तो आज के हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े सभी कविगणों का, साहित्यकारों का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आज की एपिसोड पर। और जी, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण भी है कि साहित्यकार और लेखकों की समाज में महती आवश्यकता है। उनके बिना जो हमारा ये जो समाज है, साहित्य और जो कवि और लेखक हैं, यही इतिहास के उन पहलुओं तक पहुँचाने की वो उनका बीड़ा होता है और उनका एक बहुत नैतिक ज़िम्मेदारी भी है समाज के अंदर में। क्योंकि हमारे जो छत्तीसगढ़ जब से स्थापना हुआ है और मैं देखता हूँ समय-समय पर कि छत्तीसगढ़ में कवियों की एक शुरुआत हो चुकी है और नए-नए सृजन और नए-नए लेखक कविगण सामने आते जा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे कवि सम्मेलनों के माध्यम से। तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे चैनल में आप सब इस एपिसोड में जुड़ते जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा आज की इस परिचर्चा पर अनिल भतपरी साहब को ही मैं ले लेता हूँ, उसके बाद में हमारे ये 2 नए मेहमान को मैं आमंत्रित करूँगा। भतपरी साहब, आप बहुत लंबे समय से साहित्य सृजन, लेखक और अभी आप गीत-संगीत की ओर भी चल दिए हैं। आपका यूट्यूब चैनल भी है और कुछ समय से हम देख रहे हैं कि ये काफ़ी आपके इस यूट्यूब चैनल के गीत और संगीत को लोग पसंद भी कर रहे हैं। जी, तो मैं चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में जो ख़ास करके सतनामी समाज की साहित्य सृजन है, कविता है, लेखन है, इसमें बहुत कुछ और काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ आप जैसे लोग जब इस क्षेत्र में आए हैं, तो हमारे जो संत महापुरुषों की जो गीत, संगीत है, साहित्य है, इतिहास है, वो सामने पे आ रही है। अभी हम लोग रामत रावटी, बाबा गुरु घासीदास जी की 9 रामत रावटी पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिसकी चौथी कड़ी भी हुई है। तो ये भी लोगों के लिए काफ़ी एक हाँ, एक एक जिज्ञासा भरी नॉलेजेबल कार्यक्रम है, है, जिज्ञासा भरी ज्ञानवर्धक है, कार्यक्रम है। हाँ, जी, बिल्कुल ज्ञानवर्धक है। तो मैं नई चाहूँगा कि पीढ़ी इस दृष्टि को आपके युवा पीढ़ी को जो हमारे पढ़ने-लिखने वाले युवा पीढ़ी है, उनको एक संदेश के रूप में ऐसे साहित्य, लेखन और कवि के संदर्भ में जो हमारे लोगों की जो स्थिति है, उस पर भी आप थोड़ा गौर करते हुए अपनी बात रखेंगे? डॉक्टर अनिल बतवारी साहब। बिल्कुल, जय सतनाम। अ, वॉइस ऑफ मानवता चैनल के सभी दर्शक, सुधी गणा और समाज प्रमुख, हमारे इस चैनल के प्रस्तुता अमेरिका ने में जो बैठ के हम सब लोगों को समय देते हैं, आदरणीय मेघराज सिंह जी और नियामक या सूत्रधार के हैं हम जगदीश कुर्रे साहब। आप लोग जो ये काम कर रहे हैं, आने वाले समय में इनका मूल्यांकन होगा और ये बहुत अच्छी बात है।
जैसा कि कहे गए जा रहे हैं कि शिक्षा से और अध्ययन अध्यापन से जो अ, लेखन आया और ख़ास तौर से समाज में जो बिखरी हुई बातें हैं और इतनी विशाल समाज है, उस विशाल समाज के इतनी विभिन्नताएँ हैं और अलग-अलग संस्कृतियों का समागम है इसमें। सतनामियों में तो लगभग 70 जातियों का समन्वय है और अलग-अलग परिक्षेत्र में अलग-अलग भाषाएँ हैं और उस भाषाओं के संवाहक भी है और उनके साथ-साथ उस क्षेत्र के जो संस्कृति है, उनके वाहक लोग भी हैं। तो इसलिए छत्तीसगढ़ में ही हम अपनी 35-40 लाख सतनामियों के बीच ही हम कई तरह की संस्कृति जो है वो देखने को मिलती है। दूसरा क्या है कि अ, स्वाभाविक है ये ऐसा होना क्योंकि वो अलग-अलग जगहों से आए हुए हैं और इसलिए अपने साथ वो बातें हैं यहाँ। इसके साथ-साथ गुरु घासीदास जी अपने अभियान में दूर-दूर तक यात्राएँ अ, ज़िक्र तो ये आता है कि वो जबलपुर भी गए हैं और पीडी सोनकर साहब इतिहास के प्रोफ़ेसर हैं, उनकी किताब भी प्रकाशित हो गई। कभी उसको लाऊँगा मैं यहाँ बात कराने, लिंक-विंक भेजूँगा उसको। तो वो अपने शोध में गुरु घासीदास जी को कलकत्ता गए हैं और वहाँ से अभिलेख और यहाँ के वाइसराय से मिले हैं, ये भी वो दावा करते हैं। और उनका कलकत्ता जाना जगन्नाथपुरी से होकर के उस रास्ते से गए हैं, ऐसा भी उनका अपना दावा है। या और दूसरा वो गुरु घासीदास जी को अ, एक प्रवर्तक के रूप में ही नहीं, बल्कि साथ-साथ एक समाज के कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में भी वो स्थापित करते हैं। तो उस पक्ष में भी हमें बात करनी है। और कई संगठन हैं जो अभी शोध के नाम से या गुरु बाबा घासीदास जी या उनके वंशजों के बाद जो हुआ, उन सबका भी विशद वर्णन करते जा रहे हैं और अपने-अपने ढंग से वो तथ्य सामने ला रहे हैं। कुछ लोग अमृतवाणियाँ हैं उनकी, उन अमृतवाणियों को 42 कहते हैं, तो हम तो शुरू से ही खारिज करते हैं कि 42 नहीं है। एक महापुरुष जिनकी आयु 94 साल की है, जो 1756 से लेकर 1850 तक रहता है, जो वो 94 साल की आयु है। 40-45 साल गृहस्थ रहे, उनके बाद में वो समाज जागरण के काम किए और 50 साल तक उन्होंने मूवमेंट किया। 50 सालों में केवल 42 वाणी ही कहेंगे क्या? ये संभव ही नहीं। अनगिनत वाणियाँ हैं जिनको गिनी नहीं जा सकती और इसलिए अलग-अलग क्षेत्र के लेखक अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग तरह की वाणियाँ हैं। उन वाणियों का संचय कर रहे हैं और वो सामने आ रहा है। मैं तो करीब-करीब मेरी किताब जो है, जो प्रकाशित है, मेरी शोध ग्रंथ है, उसमें तो बाबा जी की 100 वाणियों से ज़्यादा मैंने कलेक्शन किया है। तो अनेक वाणियाँ हैं उनकी और रावटियों में जाते थे तो एक रावटी में वो 7 दिन, 8 दिन रहते थे। तो रावटियों में भी प्रतिदिन अलग-अलग तरह की बात, अलग-अलग तरह की विषय आते थे। उन विषयों के ऊपर कहते-कहते ऐसी सूत्र वाक्य निकलते थे उनके मुख से, जो नोटिस किया जाता था उनको। तो वो इस तरह से उनकी अनेक वाणियाँ निकली। गुरु घासीदास जी साक्षर नहीं थे, अपनी वाणियों को लिखते नहीं थे, वो बोलते थे। गुरु घासीदास जी कवि भी नहीं था, जैसे कबीर साहब है, नानक साहब है या अन्य मध्यकालीन संत रैदास जी हैं जैसे। तो वो कविता के रूप में ऐसा बोला हो, ऐसा भी नहीं है। वो एक तत्ववेत्ता थे, जैसे बुद्ध वचन देते थे, बुद्ध बोध कथाएँ कहता था, महात्मा बुद्ध प्रवचन करते थे। ठीक बुद्ध की श्रेणी की तरह वो उपदेशक थे। वो तपस्वी थे, साधनाएँ सिद्धि की, तत्वज्ञान का दर्शन हुआ, प्रकृति के बीच में रह के प्रकृति के सूक्ष्म क्रियाकलापों का अध्ययन किया और उसके बाद उन्होंने वो सार तत्व सामने लाया और जीवन भर 50 साल तक वो अनवरत प्रचार-प्रसार करते रहे। तो कितनी ही वाणियाँ कही गई होगी, कितनी ही चीज़ें समाज में फैली हुई है।
अब धीरे-धीरे एजुकेशन शिक्षा के बाद उन चीज़ों का संकलन होते जा रहा है। आपको बता दूँ कि 250 से ऊपर स्वतंत्र किताबें हैं उसकी और गुरु घासीदास जी के ऊपर संदर्भित लोग साहित्य नहीं है कह के बेवजह हुआ खड़ा करते हैं। मैं अपने थीसिस में अपने पीएचडी थीसिस में जो सन सन 93 से मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसमें मैंने गुरु घासीदास जी के ऊपर कम से कम 10 महाकाव्य होने का ज़िक्र किया है, उल्लेख किया है। और सतनाम पंथ की जो रचनाएँ हैं या सतनाम पंथ के या गुरु घासीदास जी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, सूचनाएँ हैं, वो अंग्रेजों ने 1968 से देना शुरू किया। 1968 कहें तो चिशोम से शुरू होता है, लॉर्ड चिशोम से। लॉर्ड चिशोम ने 1968 में गुरु घासीदास जी के ऊपर आलेख तैयार करते हैं और एशियाटिक सोसाइटी में वो लिखते हैं, प्रकाशित भी कराते हैं। अब बाबा जी 1850 में चले गए, तो ठीक 18 साल बाद गुरु घासीदास जी के जाने के 18 साल बाद या उसके अंतर्ध्यान होने के ठीक 18 साल बाद उनके ऊपर एक किताब आती है। तो कैसी किताब होगी कि उनके समकालीन लोगों से पूछा गया रहा होगा। जो बाबा जी के साथ गए हैं, उनके अनुरूप वो कैसा व्यक्तित्व था, कैसा रूप-रंग था, किस तरह की प्रवृत्ति के थे, ये सब पूछ कर के उनको लिखा गया होगा। उनमें उनके व्यक्तित्व के बारे में बात है कि वो 6 फीट गौर-वर्णी ऊँचा थे, लंबे-लंबे उसके बाल थे, दाढ़ी-मूंछ था। इसी के अनुरूप तो उनकी छवि गढ़ी गई और जो चित्र हमारे सामने आता है, वो जो बताए गए चीज़ को लेकर के ही चित्रकारों ने पेंटिंग की और वो हमारे सामने आता है। और एक छवि बनता है और उस छवि उस और उ अलग-अलग वाणियों का संकलन होता है, अलग-अलग फिर अट ये 1918 से उसके बाद में लगातार 14-15 विद्वानों ने लिखा। अंग्रेजों ने और भारतीय विद्वानों ने, जिसमें गॉर्डन है, जिसमें नैशफील्ड है, जिसमें आपके वत्सुन है जो जनसंख्या अधिकारी था। पंजाब में जिन्होंने सर्वे किया वही छत्तीसगढ़ का जनसंख्या अधिकारी ब्रिटिश काल में बन के आता है और वो लिखता है कि मैं यहाँ के सतनामियों को देखता हूँ और पंजाब के लोगों को देखता हूँ, तो उनकी नैन नक्श में, शारीरिक संरचना में, उनकी प्रवृत्तियों में जो सिमिलरिटीज़ हैं और वो खास तौर से मथुरा अंचल उन्होंने पंजाब, हरियाणा के दिल्ली के आस-पास का काम किया था। तो वो जो मथुरा अंचल में था सतनामियों की बसाहट, उन बसाहटों के साथ कितना मेल खाता है। और हमारी सतनाम संस्कृति में देखो कि कृष्ण के प्रति कितना अनुराग है और मथुरावासी जैसे रहस्य और कृष्ण की बात करते हैं तो सतनामी लोग छत्तीसगढ़ में पंडवानी और रहस्य की बात करता है। मतलब कृष्ण से प्रेरित महाकाव्य महा गीता है या महाभारत है या पंडवानी है। पंडवानी तो सतनामियों का ही गाथा है एक तरह से। बाद में उसको अन्य समाज एक्सेप्ट करके अब गा रहे हैं, नहीं तो पहले रामायण जैसे हिंदू समाज गाते थे तो सतनामियों में पंडवानी चलता था और हिंदुओं में तो एक ये धारणा था कि जिसके घर में महाभारत की किताब रखी जाएगी या पंडवानी या महाभारत का प्रसंग सुनाया जाएगा तो उस घर में फूट हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। इसलिए हमको महाभारत के बारे में बात ही नहीं करनी है, ये धारणा था। और महाभारत केवल सतनामी लोग वाँचते थे। सतनामी परंपरा में पंडवानी गाई जाती थी। तो ये रहा है। तो कहीं न कहीं हम उनके संवाहक रहे। तो ये चीज़ें आई और इस तरह से उम, बाद में फिर सतनाम पंथ के ऊपर अगर लेखन आया तो उसमें गुरु घासीदास जी के नाती और राजा बालक दास साहब का पुत्र साहेब दास, साहेब दास जी ने एक फरमान जारी किया था जो अभी-अभी वायरल हुआ है। उसकी फटी हुई छोटी-सी पम्पलेट है। उसमें क्या-क्या पर्व हमको मनानी चाहिए, सभी श्रद्धालु और भंडारी साठीदार भंडारपुरी में आएँगे, अपने साथ रसद पानी लाएँगे और यहाँ जो गुरु वचन कही जाएगी उनका अक्षरशः पालन किया जाएगा। ये काम अपने-अपने परिक्षेत्र में करेंगे, ऐसा एक फरमान जारी किया गया था। वो साबित करता है कि उस ज़माने में जब छत्तीसगढ़ में पाठशालाएँ नहीं खुली थी, अक्षर ज्ञान नहीं हुआ था, तो कहीं न कहीं से
किसी न किसी सामंत से जो अक्षर ज्ञान लिए रहे होंगे, उनके द्वारा वह काम किया गया और बाकायदा वह प्रेस कयोमुई प्रेस नागपुर से प्रकाशित। कयोमी प्रेस उस समय नागपुर में हुआ करते थे। तो उस ज़माने की प्रकाशित चीज़ें हैं। तो एक तरह से सुसंगठित समाज, इस समाज का नेतृत्व करने वाले गुरुवंशज, साहेबदास, आगरदास राजा थे उस समय। तो ये सब बातें हुई है, तो वे हमारे लिखित में शुरुआत आते हैं। उसके बाद चौथी पीढ़ी बीतने के बाद में चौथा उत्तराधिकारी अगमदास साहब होता है। अगमदास साहब 1915 में समाज सेवा में सक्रिय हो गए थे। उसकी जन्म मेरे ख्याल से 1890 के आसपास का है। तो 90 उधर ले लें और 15-25 साल के आयु में समाज में वो नेतृत्व करना आरंभ कर दिया था अगमदास गुरु गोसाई। अगमदास गुरु गोसाई ने सर्वप्रथम क्या किया कि सतनामी परंपरा और गुरु घासीदास चरित्र को लेकर के कोई धर्म ग्रंथ बनाए। ऐसा प्लानिंग करके उन्होंने रंतला निवासी सुखीदास जी से, कई लोग सतनाम दास भी बोलते हैं, इनसे लेकर के उन्होंने सतनाम सागर नाम का महाकाव्य लिखवाया। सतनाम सागर प्रकाशित हुई 1925 में और ये कलकत्ता के प्रेस से छपा। उस समय कलकत्ता नजदीक था और लोग यहाँ रायपुर से कलकत्ता की ओर यात्रा करते थे, क्योंकि कलकत्ता उस समय राजधानी हुआ करती थी, दिल्ली नहीं था। ब्रिटिश जमाने में कलकत्ता राजधानी होती थी। कलकत्ता ज्यादा डेवलप था। नए ज्ञान विज्ञान और आधुनिक प्रकाशन और कैमरा वगैरह सब कलकत्ता तरफ से ही आया। उसी तरफ से फोटोग्राफी हुई। और 1935 में जो गिरौदपुरी में मेला लगा, भव्य मेला, और पॉम्पलेट जारी किया गया, उसमें बर्मा, सुमात्रा से भी लोग यहाँ आते थे। उनके लिए निर्देश लिखा गया है कि रेलवे स्टेशन नजदीक निपनिया पड़ेगा। तब भाटापारा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं था, तो निपनिया से उतर करके आप लोग बलौदा बाजार होके गिरौदपुरी आएंगे। इस तरह से मार्ग का भी विवरण दिया गया है। वो पॉम्पलेट रखा है, संरक्षित है, मेरे पास भी मिल जाएगा। और यह जब पुरानी पॉम्पलेट को लेकर के एक किताब बनी, के आर मार्कंडे जी, उन्होंने एक बहुत सुंदर किताब लिखा। अजीत जोगी उनके विमोचन किए। 2001 या 2 में प्रकाशित हुई वो किताब। और उसकी लेखन प्रक्रिया को मैं जानता था, तब मैं पढ़ाई कर रहा था, एमए में था मैं। और मेरे ताऊ जी मनोहर लाल भतपहरी जी से साक्षात्कार लेने आए थे, तो उस समय मैं भी था। तो वो के आर मार्कंडे जी की प्रदेय को, उनकी मेहनत को देख करके मैंने अपने पिताजी के नाम से जो सम्मान स्थापित किया है, 11,000 रुपए मैं साहित्यकारों को प्रदान करता हूँ। उस सम्मान से मैंने उनको सम्मानित किया, क्योंकि मैंने देखा था उनका परिश्रम कि कहाँ-कहाँ लोगों के बीच जाकर के वो सामग्री इकट्ठा किए, दस्तावेज इकट्ठे किए। आज वही दस्तावेज हम सब युवा राइटरों के लिए, अन्वेषी के लिए काम आ रहा है। और वही चीजें मैं बार-बार सोशल मीडिया में पोस्ट भी करता हूँ और वो धीरे-धीरे फैलती जा रही है। और वो किताबें कई प्रति में छपी रही होगी, अलग-अलग क्षेत्र में वो किताब गई है, तो लोग, उसके पाठक लोग भी वहाँ से सामग्री ला करके पोस्ट करते हैं। ये बहुत ही शानदार काम हुआ। जी, इसी तरीके से 1925 के बाद में सिलसिलेवार लेखन शुरू हुआ। तब 1968 में मनोहर दास नरसिंह जी ने एक किताब आई, उसकी वैराग्य खंड कर, रामायण का एक भाग, आदि आदि खंड के नाम से या वैराग्य खंड के नाम से उनकी एक छोटी सी किताब आई। उसी का ही वो आगे विस्तार हुआ और उनके सुपुत्र खेमराज, जो हिंदी साहित्य के लेक्चरर थे, वो दोनों ने मिल करके उनके अधूरे काम को पूरा करके हमारे समक्ष एक महाकाव्य आया। उस महाकाव्य का नाम था रामायण। ये सतनामी समाज का एक महाकाव्य का पहला रूप हम कह सकते हैं। सतनाम सागर तो महाकाव्यात्मक स्वरूप तो था, लेकिन महाकाव्य की लक्षण में नहीं था। लेकिन रामायण जो है वो पहला महाकाव्यात्मक रूप में आया, सरल दोहा चौपाई छंद में आया और उस श्रेणी का वो पहला महाकाव्य के रूप में हमारे सामने आया। जब ये आया, उसी के साथ-साथ सत्यायन करके पंडित शुकुलदास भितलहरे, जो राजिम निवासी है, उनकी किताब आया सतनाम पोथी सत्यायन।
फिर सखाराम बघेल तिलासी वालों का आया सत्यायन, रामायण की तरह उनका नाम रखा गया सत्यायन। और नंकेसर लाल टंडन जी का किताब आया सत्यवंत ग्रंथ, सत्यवंश ग्रंथ करके। और पंडित नम्मू राम मनहर का आया सत सागर। ये इनकी संख्या मैं बता रहा हूँ 500 पृष्ठ से ऊपर, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें हैं। सरल दोहा चौपाई छंदों में बाबा जी की जीवन वृत्त का वर्णन है, अलग अलग घटनाओं का, रावटियों का, सबका जिक्र है, रामत का वर्णन है। इस तरह से सतनाम साहित्य आना शुरू हुआ। फिर गद्य में आना शुरू हुआ। गद्य में भी लेखन हुआ। भाऊ भाऊराम लहरे जी अमृत वाणियों के ऊपर उन्होंने लेखन किया। किशनलाल कुर्रे जी ने अमृत वाणियों के कुछ अंश, राजमहंत किशनलाल कुर्रे जो बाद में विधायक भी चुने गए थे, वो एकत्र किया। अम, और बहुत सारे धीरे धीरे हमारे पिताजी ने लिखा। पिताजी सन जी, 1968 में मेरे पैदाइशी के पहले सतनाम संकीर्तन, गुरु घासीदास की जीवन मृत्युओं का पूरा गीतात्मक रूप लिखा और वो संकीर्तन करते थे। नकुल देव जी, ढीढ़ी पटवारी उनके साहब मामा लगते थे। जी, जी। नकुल देव ढीढ़ी उनके मामा लगते थे। उन लोगों का अभियान था, समाज सुधार और जयंती शुरू किए थे। तो उस जयंती के कार्यक्रम में ये नवयुवक दल कीर्तन करते थे। कव्वाली कीर्तन, भजन कीर्तन ऐसा करके लोगों को जोड़ते थे। तो उस दौर की जागृति भजन, बाबा जी के जीवन चरित्र को लेकर के लिखी गई, बाद में उनको किताब के रूप दिया गया। तो इस तरह से आया। फिर बाद में तो देखो मंगत रविन्द्र जी का प्रभात सागर आ गया और अनगिनत साहित्य आ गए। हम लोग की पीएचडी थीसिस प्रकाशित हो गया। और कई नए नए नरेंद्र भारती ने भी लिखा, कुमार लहरे जी ने भी प्रिंटेड कलम दस्तावेज लिख जी, दिए। और इस तरह से अब जी, उफान आ गया एक तरह से। दादू राम जोशी ने भी लिखा। पीडी सोनकर की किताब आ गई। और जे आर सोनी साहब सतनाम के अनुयायी लिख करके उन्होंने तो सतनाम साहित्य की एक सीरीज प्रस्तुत किया। कम से कम उनकी 8-10 किताबें ऐसे हैं जो बाबा जी के ऊपर केंद्रित है। और सतनाम पंथ अलग-अलग क्षेत्रों में जो फैली हुई है, उत्तर भारत में जैसे कोटवा शाखा, बाराबंकी शाखा, अलग-अलग शाखाओं के संतों की वाणियों का समन्वय करके उन्होंने सतनाम रहस्य करके एक जी, किताब जी, भी लाया। अभी जी, वैश्विक सतनामी साहित्य एक और बुक आ गई है उसकी। तो इस तरह से हम देखें, और अलग-अलग पंथी पुरानी चेलक की 7 भाग छप गई है उसकी पंथी गीतों की श्रृंखला 7 भाग उसकी मैंने एक जगह भूमिका और ये भी लिखा हूँ। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे समाज में छुट-पुट इतनी किताबें आ गई है, लेखन सामग्री इतना ज़्यादा हो चुका है कि हम अब नहीं कह सकते कि साहित्य नहीं है। ये नहीं है कहना वो लोग कहते हैं जो कभी पढ़े नहीं है, देखे नहीं है इन किताबों को। और कैसे नहीं देखे हैं इसके पीछे कारण है, चूँकि ये राइटर लोग जो हैं, बेचारे छपवाते हैं अपने पैसे से, कुछ मित्रों में बाँट देते हैं और मार्केट में आता नहीं, तो उपलब्ध नहीं है इसलिए। साधु बुलंदास जी कई किताब लिखे, अपने खेत बेच के घर में प्रेस लगाया और खुद लेटर जोड़ करके वो छापते थे। बुलंदास परचदेवरी वाले, उनकी गुरु कृपा, छाता पहाड़ की तलहटी, ऐसी कई किताबें हैं। अ, मनोहर दास निरसिंह खुद प्रेस छापा खाना बनाए थे और उनके प्रकाशन में आज उनके नाती उनके सारे लोग जुड़े हुए हैं और सतनाम सागर रामायण बेचे जा रहे हैं। और एक तरह से जैसे जी, हिंदुओं में गीता प्रेस है और उनके लिए समर्पित है गोरखपुर का गीता प्रेस गोरखपुर, ठीक वैसे ही मनोहर दास निरसिंह के परिवार, पूरा निरसिंह परिवार एक तरह से सतनाम साहित्य उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। महाकवि मनोहर दास जी, निरसिंह की 135 किताबें हैं, एक दो नहीं, 135 किताब। इतनी किताब जो एक तरफ रखो और कांवर से उठा लो। कांवर में बोहने लायक किताब उन्होंने लिख के अपार साहित्य दिया है। तो सतनामी साहित्यकारों में, रचनाकारों में इतनी विशिष्ट योग्यता है, इतने छंदबद्ध, इतने परिश्रम से वो साहित्य लिखे हैं। सवाल ये है कि उनके पाठक कितने हैं? और हमारे समाज वाले तो केवल ज़्यादा-ज़्यादा वो ऑर्केस्ट्रा, फ़िल्मी-नुमा ऑर्केस्ट्रा हो गया है आजकल। जयंती में वही गाते-बजाते हैं, कोई आयोजन नहीं होता है, तो बड़ा दयनीय स्थिति जी, था। तो जी, हम लोग पटवारी फिर साहब बाद में मिल कर के जी, 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 मैं आता हूँ। फिर हम लोग हुँ, बाद में मिल कर के
इधर मैं जब मेरी ट्रांसफ़र पेंड्रा रोड से था, पेंड्रा रोड से मैं जब पलारी आया सन 2000 में, तो 2000 के बाद में हम लोग प्रयास किए, तो 1-2 गाँव में बलौदा बाज़ार और पलारी के आस-पास के गाँव में ग्रंथ शुरुआत किए 2 दिन, 3 दिन का। कई आयोजनों में दीप प्रज्वलन करने के लिए मुझे बुलाते थे। मैं खुद दीप प्रज्वलन करने जाता था, एक हारमोनियम लेके हम लोग भजन गाते थे। आज वो इतनी फैल गई, इतनी लोकप्रिय हो गई कि जगह-जगह अब रामायण समारोह हो रहा है, सदग्रंथ समारोह हो रहा है और आज इतनी होड़ मच गई, इतनी मंडली तैयार हो गई। पहले नहीं तो बस 2-4 लोग आते थे, गा बजा लेते थे मांदर-वांदर में, कभी हारमोनियम, तबला में, उसके बाद बंद कर देते थे। लेकिन अब अखंड और अनवरत चलता है और जी, कलाकार भट्टभाई साहब हम डाइवर्ट आपके पास होने फिर से लगे। लौटेंगे, बाकी और भी जी, जी। मेहमानों को हम ले लेते हैं। हाँ, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। शुक्रिया तो इस भट्टभाई तरह साहब, से बहुत शुक्रिया। जी, 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 जी। तो इस तरह से साहित्य की कमी नहीं है अब। अपरिमित साहित्य रची जा चुकी है। अब सवाल ये है कि जैसे अन्य लोग अपने साहित्य के प्रति समर्पित भाव से, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, बीजक हो, इनके प्रति जो प्रेम और ललक है, वही ललक और प्रेम गुरु ग्रंथ में, हमारे सतनाम रामायण में या जितने भी साहित्य रची गई है, उनके ऊपर हमको रखना चाहिए और आयोजन करते जी, करना चाहिए। जी। जी, अपनी बहुत शुक्रिया अपने भट्टभाई साहब हमारे साथ बने रहें, हम आपके पास फिर लौटेंगे। मैं जी, जी। नरेंद्र भारती जी को आग्रह करता हूँ कि आज के इस पटल पर आप अपने विचार रखेंगे। नरेंद्र भारती साहब, सतनाम। धन्यवाद सर, सादर सतनाम। बहुत-बहुत जय श्री राम। धन्यवाद वॉइस ऑफ मानवता के ऑर्गेनाइज़र बंधुओं को और समस्त श्रोतागण को सादर सतनाम। मेरे परम स्नेही भाई सुखदेव सिंह हलीश्वर जी को भी सादर सतनाम और परम आदरणीय डॉक्टर भतभरी सर जी को भी सादर सतनाम। कुर्रे जी आपको भी सादर सतनाम। और जो सभी आप देख रहे हैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे सुनने का, कुछ बोलने का आपने अवसर प्रदान किया। अ, सतनामी साहित्य के संबंध में हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, जिन वो तो हमारे वरिष्ठ हैं, श्रेष्ठ जन हैं, पूजनीय हैं और उनके ही मार्गदर्शन से, शोध ग्रंथों से डॉक्टर जी आर सोनी जी हैं, इन सब की से प्रेरणा लेकर ही हम अपनी लेखनी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, इनके ही आशीर्वाद से। मेरा जो व्यक्तिगत स्टडी है, इस पर मैं मानता हूँ कि हमारा जो सतनामियों का जो साहित्य है, वर्तमान में हमारा जो सतनामी साहित्य है, वह 2-3 प्रकार से उपलब्ध होते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं तो जैसे ब्रिटिश गज़ेटियर को अगर हम लोग लेते हैं, तो वे सब जो है औपनिवेशिक इतिहास है कहा जाए, क्योंकि वे प्रतिवेदन के स्वरूप में थे, इसलिए उनके जो लिखने की शैली अंग्रेज़ों ने जिनको प्रतिवेदित किया, वो व्यक्ति विशेष के लिए लिखे। इस कारण से उन्होंने सतनामी समाज के रीति-नीति, संस्कृति पर संक्षिप्त प्रकाश डाला, परंतु गहन रूप से गुरु घासीदास की वाणियों को, उपदेशों को, उनके सिद्धांतों को, उनके 27 मुक्तक को, उनके सवस्व साखी को हमारे समाज के लोग आज सामने ला रहे हैं। दूसरे प्रकाश का जो साहित्य हमारे सामने में आया बाद में, वो एक प्रकार से अनुवर्ती साहित्य कहूँगा मैं अपने शब्दों में, जिन्होंने क्या किया पहले पहल शोध किया जैसे हमारे जो मनमोहन दास नेसी जी थे, उन्होंने उनके बाद में ज़्यादा बेस्ट जो लोग मानते हैं जैसे हीरालाल शुक्ला जी हैं। इन्होंने 1995 के आस-पास भोपाल ग्रंथ अकादमी से पुस्तक लिखे हैं, वर्तमान में उनके 4-5 पुस्तक हमारे बीच में उपलब्ध हैं। तो इनका भी साहित्य जो है अनुवर्ती साहित्य मानूँगा और इन्हीं को फिर आगे ले जाकर हमारे समाज के बहुत सारे लेखकों ने अपने ग्रंथों में शोध रेफ़रेंस की तरह उपयोग किया। संदर्भ के रूप में उन्होंने उल्लेख किया है। लेकिन मेरा मानना है कि सतनामियों का जो साहित्य है या सतनामी का जो इतिहास है, वो वाचिक इतिहास है, जो हमारे बीच में अभी आना बाकी है। जैसे अभी हमारे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि गुरु घासीदास के लोग जो है उनके वाणियों को केवल 42 वाणी तक सीमित करते हैं, तो ऐसा नहीं है। गुरु घासीदास के जो
संदेश उपदे हैं, उन्होंने लगभग अपना पूरा जीवन दिया और केवल उन्होंने नहीं, उनके जो द्वितीय सुपुत्र थे जिन्हें हम गुरु अमरदास के नाम से जानते हैं, चैतुआपुरी में जिनकी समाधि है। उनके बाद में उनके जो गुरु घासीदास के उत्तराधिकारी हुए राजा गुरु बालक दास, उन्होंने भी अपना पूरा जीवन सतनाम मूवमेंट और सतनाम उपदेश को, सतनामी समाज को, मानव समाज को एक सूत्र में बाँधने के लिए पूरा अपना जीवन खपा दिया। इसी तरह से उनकी पीढ़ी लगभग चलती रही। तो गुरु घासीदास के मुख्य रूप से जो हमारे समाज में चलता है वो क्या है, उनका जो 7 सिद्धांत है। उसके बाद उनकी 42 वाणियाँ हैं। 42 वाणी वो है जिनको उन्होंने समाज के बीच में प्रमुखता से रखा और उनके बाद में जो सबसे ज़्यादा ग्राह्य हुआ वो है गुरु घासीदास के 27 मुक्ता। जैसे पीतर गोतर लजहन मानिया, मुढ़ी गाय भैंस ल झन दुइहा, एक पहर में बैला भैंसा ल नांगर झन फांदहा। तो इस टाइप से जो मुक्ता जो कहा जाता है, ये लोगों ने नहीं, ज़्यादा नहीं, 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 ये क्लियर कीजिए। ये जो मुर्ही गाय के दूध झन पीबे, दोपहर के हल मत चलावे, ये प्रिंसिपल ऑफ 7 सिद्धांतों में है। मुक्तक का नहीं, सूत्र मुक्तक का सूत्र अभी मिला नहीं है। नहीं मुक्तक मुक्ता तो सुनिए ना सर जी, क्या है जी, जो जी। बस आप पहले साहब उनकी बोल बातें रखने दीजिए, उसके बाद में फिर रहे हाँ हैं, जी। हुँ, आप जो बोल रहे हैं ना, मुढ़ी गाय ल झन दुहौ, एक पहर हल झन जोतौ, ये जो लिखा है आर.वी. रसेल के ट्राइब्स एंड कास्ट पेज नंबर जो है 390-91 के आस-पास में इसको लिखा गया है। तो उनको क्या है, आर.वी. जो रसेल है या जो अंग्रेज लोग थे, जैसे चिसोल्म ने कुछ उपदेशों को लिखा है ना? ग्रांट ने लिखा है, हैबिट ने लिखा है, तो इन्होंने क्या किया, उनके पूरे उपदेशों से ये लोग परिचित नहीं थे। उनके जो बताने वाले थे, वो लोग सब भ्रांत लोग थे। हाँ, तो हाँ। गुरु घासीदास के उपदेशों से पूर्ण रूप से परिचित ना होने के कारण उनको इस अब बात का ज्ञान नहीं था कि ये सिद्धांत है, वाणी है या उनके जो मुक्ता है या वो जो साखी बोल रहे हैं, क्या है, उनको लोग नहीं समझ पाए। इनको मैं आगामी बुक में मैं क्लियर रूप से लिखने का प्रयास कर रहा हूँ अपनी तरफ से। तो इस प्रकार से गुरु घासीदास के जो अ, उपदेश वाणियाँ हैं, वो मुक्ता के रूप में, 42 वाणी के रूप में, 7 सिद्धांत के रूप में, साखी के रूप में हमारे बीच में उपलब्ध हैं और जो क्या बोलते हैं, ज़्यादा गहन मात्रा में हमारे बीच में उपलब्ध है। चूँकि हमारे बीच में जो पंथी कलाकार हैं, कथावाचक कड़ियार है, पंडित जन हैं, विद्वत जन हैं, हमारे भर्तृहरि सर जी जैसे हमारे जो और वयोवृद्ध जो थे, जैसे हमारे दादाजी लोग थे, या उसी प्रकार से मेरे जो पूज्यपाद गुरुदेव पंडित जगत राम टंडन जी थे। तो ऐसे लोग उनके वाणियों को बहुत अच्छे से जानते थे क्योंकि उनके दादा-परदादा लोग जो है उनसे, उनके सतनाम मूवमेंट से, उनके जो सतनाम राउटी से सब जुड़े हुए थे। तो अभी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सतनामियों का जो साहित्य है, वो वर्तमान में वाचिक साहित्य को हमको ज़्यादा महत्व देना चाहिए। कहा जाए अंग्रेज़ों ने जो लिख दिया वो तो लिख दिया, वो तो है, फैक्ट है। लेकिन हमारे समाज में गुरु घासीदास के उपदेश और वाणियाँ जो है वो अ आने प्रकाश में लाने की आवश्यकता है, हमको बताने की आवश्यकता है और उस पर गहन शोध और विचार की भी आवश्यकता है। जैसे हम देखते हैं गुरु घासीदास की वाणियों के नाम में जैसे पहुनल साहेब समान जन हो, वो अतिथि देवो भव का हिंदी अनुवाद है ना? उसी प्रकार से कृपाण के धार, वो सतनाम हाँ, के पंथ ऐसा की है। तरह इस टाइप से जो कुछ शब्द जो है मिस्टेक से आ गए हैं, है ना? वो तो जब अनुकरण तक से वो हाँ, अनुकरण हाँ, से और अच्छी वाणी उच्चारण है से आ इसलिए गए। उनको समाहित किए गए हैं। हाँ, समाहित कर लिया गया है। तो हमको क्या है, अपने वाचिक इतिहास को, क्योंकि हमारा जो इतिहास है, हम लोग क्या समझते हैं कि सतनामी के मतलब है 1756 के बाद। हम गुरु घासीदास से लेकर चलते हैं सतनामी समाज को, जबकि ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि सतनामी समाज गुरु घासीदास के पूर्व भी रहे होंगे और ये मैं बिल्कुल अपनी रिसर्च में पा रहा हूँ। कभी उनका जो संबंध है बौद्ध संप्रदाय से जुड़ जाता है, कभी उनका संबंध कबीर पंथ से जुड़ जाता है, कभी उनका संबंध साध संप्रदाय से जुड़ जाता है। जैसे कि डेंजिल चार्ल्स जो पंजाब के सेंसस ऑफिसर थे, उन्होंने खुद कोट किया है। बाद में जो मिशनरी आते हैं, जे आस्कलोर, उन्होंने भी कोट किया है कि भाई सतनामी लोग पंजाब से भी आए हैं। तो इस तरह से हमको देखना होगा कि हमारा जो इतिहास है, वो हमको वाचिक इतिहास में मिलेगा। कहने का मतलब जो लिखित है वो तो है, लेकिन हमको अभी शोध और गहन जाँच-पड़ताल करने की आवश्यकता है। हमारा जो साहित्य है, अभी और समृद्ध होगा।
अभी हम जी, सृजन के नवीन दौर में हैं कहा जाए। जी, तो हाँ, हाँ, हाँ। सतनामी साहित्य में देखिए वर्तमान में हाँ, साहित्य सृजन निरंतर चलने वाली चीज़, वो कभी जी, जी, जी। खत्म नहीं होता। जी, वही मैं जैसे बता रहा वेद हूँ। हाँ, जैसे हिंदुओं में वेद है, आरंभिक साहित्य था वेद, वेद के ऊपर उनकी हुँ। इतनी गहरी निष्ठा है। ऐसी ही हमारे आरंभिक साहित्य के ऊपर हमको निष्ठा रखनी चाहिए। जी, जी, जी। लेकिन हमारे कुछ तथाकथित विद्वान जो है अ, आरंभिक साहित्य जो सूचना देती है, जो रूपक में और अलंकृत भाषा में लिखी गई है, उनको अंधविश्वास है कह देते हैं झट से। नहीं, उनको वो पता क्या नहीं है है। स्टडी नहीं है सर। उनका मेन रीज़न ये जी। है कि जो हमारे हुँ, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, हीरालाल शुक्ला जी हैं या जो हाँ, अंग्रेज़ों ने जो कोट कर दिया, खाली उन्हीं को बेसिक मानते हैं। उसी को कई लोग बेसिक तो मानते हैं, उसकी है गहराई ना? नहीं जानते। तो ये भी बोलते हैं कि नहीं गुरु घासीदास ने कोई उपदेश वाणी नहीं कही है, ऐसा भी कटाक्ष करते हैं। मैंने अपने लेखों में कई बार इन चीज़ों का मतलब तर्क संगत और प्रमाण सहित इनको बताने का भी प्रयास किया है, कि किस लेखक ने किस उपदेश को किस पृष्ठ में कोट किया है उन्होंने। तो ये वही है, हमको क्या है, अपने सतनामी साहित्य को हमको अभी तो एक बेसिक रूप में जो हमारे पास है वो तो है, लेकिन ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और जैसे आप बोल रहे हैं, ये जो जो धार्मिक ग्रंथ के रूप में जो अनुकृति होती है, तो गुरु घासीदास का मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हमारा जो वाचिक साहित्य हम अगर कहें, तो जैत खाम ही हमारा वाचिक साहित्य है। क्योंकि गुरु घासीदास ने जैत खाम के माध्यम से ही सतनामी समाज को संगठित और सुचारू रूप से शिक्षित और जागरूक किया और उन सतनाम के उपदेश संदेश को अपने जो सिद्धांत है उसको उसमें समाहित कर दिए हैं। एक बात और है, गुरु घासीदास जी ने अपने जीवन काल में केवल 4 जगह जैत खाम गड़ाए थे जी, जी, जी। जी, सर मैं और कोट करने जी, हाँ, और जी। इतने विराट सतनामी समाज है, वो जैत खाम से परिचित भी नहीं थे। ये हाँ, भी मैं हाँ, हाँ। आपको बता दूँ। जैत जी, खाम जैत गणना खाम शुरू वैसे हुआ जैत खाम गणना शुरू 1868 के हुआ ऊपर ज़्यादा बढ़ रहा है। हाँ, जैत खाम गणना शुरू हुआ 1936 के बाद नकुल देव ढीढ़ी के द्वारा गुरु घासीदास जयंती अभियान जब चलाए गए, तब प्रायः जैत खाम गाँव-गाँव में गड़ना शुरू। जी, 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 सही बोल रहे हैं, तो सही बोल रहे तो हैं। वो 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 जो प्रतीक है जैत खाम, वो प्रतीक ऐसा है कि इ एक तरह से कि गुरु घासीदास जी अपने स्वरूप के कारण और उनके द्वारा कुछ शिक्षाएँ देने के कारण और लोगों की आस्था कहाँ रहे, बाद में उनको पता चला कि कोई न कोई चीज़ के ऊपर आस्था रहनी चाहिए। अगर आस्था नहीं रहेगा तो समाज भी खंडित हो जाएगा। ऐसा उनको आभास हुआ तब फिर वो जैत खाम का प्रतिरूप सामने लाया और ये जी, जी। प्रतिरूप आया भी कहाँ से है, ये जगन्नाथपुरी के सामने जो गरुड़ खम्भ है कहें हम, अब वो गरुड़ खम्भ या स्तंभ कहें हम या सम एक्चुअल में पुरी के मंदिर को तो बौद्ध विहार ही कहते हैं। तो उसके जी, वो समक्ष तो है। जो खम्भ गड़ा है, उस खम्भ का प्रतीकार्थ वो यहाँ लाया। अब देखा यहाँ कि ऐसा खम्भा तो साजा और सरी नाम का एक पेड़ है, जो सीधा गड़ा रहता है, सीधा होता है। तो उन्होंने भई पत्थर में नक्काशी कराना और उसमें अच्छे से तराशवाना ये बड़ा मेहनत का काम था। तो उन्होंने सीधा-सीधा ये किया कि भई लकड़ी लाओ और उसमें गड़ाओ और 2-3 दिन का मैं काम है, हो जाएगा। इसमें कुछ कहना चाहूँगा सर, जैत खाम के संबंध में चूँकि आपने कहा इसलिए। हुँ। जैत खाम जैसे हम देखते हैं ना सर, तो जैत खाम जो है सतनाम को मानने वाले विभिन्न पंथों में ये उपलब्ध है। जैसे अपना सिख समुदाय देखेंगे, तो उसमें हाँ, हम निशान लोग जिसे जैत खाम कहते हैं, उसको वहाँ पर निशान साहिब कहा जाता है। हाँ, निशान साहब, हाँ, वहाँ पर। उसी तरह निशान से साहब, अगर बौद्ध बौद्ध संस्कृति में भी अगर हम जाएँ, तो सहजयान में भी स्तंभ की परंपरा रही। स्तंभ रहे। और जैन में पंथ में भी जब हम जाते हैं तो उनका भी जो मिलता है स्तंभ की परंपरा ही तो कहने का मतलब गुरु घासीदास के पूर्व भी ये जो स्तंभ की आकृति जो थी, ये बहुत पहले से चली आ रही है एक धार्मिक मान्यता के रूप में और लगभग कबीर पंथ के लोग भी जैत खाम के स्वरूप में किसी न किसी रूप में अपना बालों का प्रतीकात्मक हाँ, उन लोग हाँ, भी निशाना ही कहते हैं, निशान साहिब ही कहते हैं उसको। हमारे समाज में भी
हम लोग देखते हैं या सियान लोग बताते हैं कि ये जैद खान जब गाँव में नहीं था, कई गाँव में जब जैद खान नहीं था, तो लोग निशाना के रूप में उसको अपने घर में, आंगन घर में में या अपने और रहवास थे वहाँ निशाना के पहले केवल पालो चूल्हा पाट में था। हाँ, जब हाँ, वही सतनामी आए पालो तो सतनामी जब आए ना 1962 से, तो अपने साथ वो धर्म ध्वज पालो लेके आया था। वो हुँ, पालो हुँ, को हुँ, चूल्हा पाट में रखते थे। चूल्हा हुँ, चूल्हा पाट के बाद में वो आंगन में आया। आंगन के बाद वो गली में आया। तो हुँ, हुँ। गली में आया जी, ना, वो ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट था। और गली में हुँ, आकर के उस खाम के ऊपर वो पालो चढ़ाया गया। तो हुँ, जैत खाम में खाम है। असली चीज है धर्म ध्वज, जिसको हम पालो कहते हैं। अब जी, पालो जी। के प्रति गहरी निष्ठा है। जी, जी, पालो पूरा के प्रति गहरी सतनाम निष्ठा है। जी, 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 गुरु घासीदास के एक प्रकार से जो जैत खाम हैं, वो हमारे सतनामी समाज ख़ास करके छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास के प्रतिकृति के रूप में ही गुरु घासीदास के रूप में ही हम उनको मानते हैं, पूजते हैं। हमारे समाज के लिए जो एक पूजनीय सिंबल है कहा जाए हमारे समाज के लिए। हुँ, तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो वाचिक इतिहास है, यहाँ पर हमको काम करने की आवश्यकता है और यहाँ पर आप जैसे लोग विद्वान लोग हमसे अधिक नॉलेज रखते हैं और आप लोग इसमें मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। तो जहाँ तक रही साहित्य की बात में तो मैं बताना चाह रहा था कि जो हमारा जो वाचिक इतिहास है, उसको हमको लाने की आवश्यकता अभी बहुत सारी विधाएँ हैं गुरु घासीदास की, जैसे पंथी के क्षेत्र में काफ़ी कम लेखन हुआ है। गुरु घासीदास के द्वितीय सुरपुत्र गुरु अमरदास के कार्य के बारे में भी बहुत कम लेखन हुआ है, केवल सर्वोत्तम स्वरूप साहिब और नंगेश्वर दत्त टंडन जी ने लिखा और 2-4 लोग और लिखे हैं छूट-फूट। लेकिन इनका जो कार्य है सतनाम आंदोलन और सतनाम धर्म के प्रचार-प्रसार में, इनका कार्य जो है बहुत वृहद है। जैसे हमारा जो चेटुआ क्षेत्र है अपना, नवागढ़ पट्टी, तो यहाँ पर गुरु घासीदास के साथ-साथ गुरु अमरदास का व्यापक प्रभाव रहा। और हमारे समाज के लोग गुरु अमरदास को विशेष रूप से जानते, मानते और पूजते हैं। इसी प्रकार से राजा गुरु बालक दास के संबंध में भी हमको वर्तमान में बहुत कम साहित्य उपलब्ध होते हैं। इनके संबंध में भी लिखने की आवश्यकता है वर्तमान में। और इसी तरह से हमारे सतनामी समाज के और जो महापुरुष हुए, उनके बारे में भी लेखन करने की एक विशेष आवश्यकता है और हम आग्रह करते हैं इस मंच के माध्यम से कि हमारे समाज के जी, लेखक कविगण इस ओर अपना ध्यान आकृष्ट करें हम और लोग अपनी लेखनी चलाएँ। जी। हम लोग इतनी प्रगति वाणी को हम जी, लोग हमारे बीच प्रगति में डीजन कुर्रे साहब आ गए हैं। भट्टपारी साहब, मैं 1 मिनट रोकना चाहूँगा। डीजन कुर्रे साहब जी, भी कवि हैं, युवा अच्छा, अच्छा, आ गया। कवि हैं। मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ कि वो भी आज के इस पटल पर थोड़ा समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात रखेंगे। डीजन कुर्रे साहब। जी, जी, बहुत सभी को मेरा सादर प्रणाम, सादर जय सतनाम। सतनाम, बहुत सतनाम। ही विलंब आने के लिए पहले तो क्षमा प्रार्थी भैया। निर्वाचन कार्य में सेक्टर अधिकारी के रूप में दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ, तो थोड़ा-सा व्यस्तता है, लेट में जी, आया और मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था डॉक्टर अनिल भतपरी साहब जी का वक्तव्य और हमारे आदरणीय भारती सर भी बहुत अच्छे से इस बात पर अपनी बात रख रहे थे। निश्चित ही सतनाम और गुरु घासीदास के ऊपर में और हमारे आने वाली पीढ़ी को इस पर साहित्य में सृजन करने की और आवश्यकता है और जितना से ज़्यादा इस पर लेख हो और जितना ज़्यादा चाहे काव्य में हो, चाहे गद्य में हो, हर विधा में जितना ज़्यादा से ज़्यादा यदि साहित्य पर आएगा, तो इसका और ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। प्रचार-प्रसार बहुत ज़रूरी है। एक छोटा-सा कलमकार, एक छोटा-सा साहित्यकार के नाते मैं भी छोटा से समाज के लिए योगदान दे रहा हूँ। उसी में आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये सतनाम चालीसा मैं भी लिखा हूँ, सतनाम अष्टक लिखा हूँ और मेरे संपादक में अजर अमर सतनाम का विमोचन हो चुका है और अगले महीना ही संत शिरोमणि गुरु घासीदास के ऊपर एक संग्रह आ रही है। तो समाज के लिए लगभग 4 पुस्तक मैं समर्पित कर चुका हूँ। आने वाले समय में जैसे हमारे भारती साहब कह रहे थे, तो गुरु बालक दास के ऊपर और अमरदास जी के ऊपर भी
आने वाले समय में बिल्कुल सोच करके जो है हमारे युवा साहित्यकार लोगों को प्रेरित करके इस पर भी लिखेंगे बहुत जल्दी। और जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, शोधकर्ता हैं, जो भी साहित्य के प्रति समर्पित हैं, मैं यही कहूँगा, जैसे हम लोग को आज ऐसे जूम मीटिंग के माध्यम से भले हम दूर में बैठे हैं, परंतु एक ऐतिहासिक बात यहाँ से सुनने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है। जैसे डॉक्टर भतपरी साहब बहुत मतलब डीप नॉलेज रखते हैं समाज के बारे में। तो ऐसे किसी विशेष डीप नॉलेज के हमें सुन कर भी हमको ऐसे ऐतिहासिक यदि जानकारी मिलेगा, हम लोग तो अभी अब क्या आधुनिक अभी के समय के हैं कहिए, हमको इतिहास का पता नहीं है। जब पुस्तक पढ़ेंगे आप लोग जैसे इस तरीका से ऐतिहासिक बात बताएँगे, तो निश्चित ही उस पर भी कुछ कलम चले और लोग आम जनमानस तक वो बात पहुँचेगी, तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। निश्चित ही ऐसे आयोजन तो बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मैं सतनाम गुरु अष्टक लिखा हूँ, उसी में से कुछ पंक्ति हैं, जब जब कंटक काल सताही, छत्तीसगढ़ी में लिखा हूँ गुरु अष्टक, जब जब कंटक काल सताही, गुरु के बानी प्राण बचाही। दुनिया अगम जहर के दहरा, दुनिया अगम जहर के धरा, अमृत है गुरु ज्ञान के लहरा। उसी ये पहला है, तो उसी नाम पान के चलथे बाना, काल कंठ ला परे है जाना। अब परे गुरु के ज्ञान के लाठी, तब धर्मी के बाढ़े काठी। गुरुपद सुखी करही शरीर ला, करही नाश सब रोग पीर ला। अभूत प्रेत और जटिया मटिया, गुरु खड़ी करे सबके खटिया। तो ऐसे छत्तीसगढ़ी में हिंदी में बहुत सारे मतलब में आज के हमारी युवा पीढ़ी को भी बहुत जरूरी है कि अपने समाज को समर्पित करते हुए कुछ लेख भी जरूरी है। और ज्यादा से ज्यादा जैसे हमारे भारती साहब बोल रहे थे, ज्यादा से ज्यादा यदि साहित्य में आए तो ज्यादा और आने की आवश्यकता है। भतहरी साहब तो पूरा इतिहास बता रहे थे, कब किस सन में कब कौन लिखा है, क्या-क्या पुस्तक आए हैं। लेकिन मार्केट में वास्तविक में जितना ज़्यादा मात्रा में आना चाहिए, आम जनमानस तक नहीं पहुँच पाए हैं। जैसे बुद्धिजीवी लोग हैं, जो ज़्यादा पढ़े-लिखे हैं, जो इतिहास को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उन लोग खरीद के पढ़ रहे हैं उसको, रिसर्च कर रहे हैं। और जैसे हम लोगों को कई चीज़ हैं कि हम लोग भी जैसे आप लोग बता रहे, बहुत सारी चीज़ को हम लोग नहीं जान रहे हैं। क्योंकि हम लोग आजकल के हैं जो चीज़ पुस्तक जो चीज़ आता है उसी को पढ़ते हैं कहिए। तो जहाँ तक यदि मार्केट में या तो हर जगह में यदि पहुँच जाए, तब इनका प्रचार-प्रसार ज़्यादा होगा। मैं यही आग्रह निवेदन करूँगा इस वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी युवा पीढ़ी उस पर लिखें, समाज के लिए लिखें, ताकि हमारे समाज इतना विराट है, लोग को जानना भी ज़रूरी है। जैसे भारती साहब भी रिसर्च कर रहे हैं, तो मैं भी कुछ योगदान कर रहा हूँ आने वाले समय में। अब मैं भैया बताऊँ जगदीश भैया कि जी, इसको जो है विरोधपुरी के मेला में 300 छपवा कर हर प्रति वर्ष मैं वितरण करता हूँ, प्रसाद के जी। रूप में देता हूँ। इसमें हुँ, सतनाम हुँ। आरती है, गुरु अष्टक है औ और जी, 40 ठो जो है चौपाई है इसपे। जी। तो ऐसे लोगों को कर रहा हूँ। बस इतना है, आर्थिक रूप से जो है यदि ऐसे कहीं पे हमको जैसे दूसरे वाले लोग को जैसे कि दूसरे धर्म वाले को नहीं मिल जाता सहयोग, ऐसा हम लोग को नहीं मिलता है। स्वयं खर्चा करो, स्वयं वितरण करो। यदि थोड़ा से कहीं से इस तरीक़ा से यदि कुछ आशा ये हो जाते तो बहुत सारा लोगों को फैल भी जाता। जी, जी, और जी। मुझे इसमें आने के लिए अवसर मिला, बात करने के लिए मिला, मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जी, सादर सर। बहुत-बहुत शुक्रिया डिजिन कुर्रे जी, आज के छत्तीसगढ़ के सतनाम साहित्य के पर विस्तार से चर्चा करीब-करीब हो चुकी है। मैं चाहूँगा कि ये हमारी जो परिचर्चा लगातार जारी रहनी चाहिए और आप जो जितने भी साहित्यकार और लेखक हैं, आप सब लोगों की दायित्व बनती है कि हमारा जो ये चैनल है भी है, सब आप लोगों के लिए अपना चैनल है और इसमें कभी भी सुविधा अनुसार कभी भी प्रोग्राम रखने की सूचना भी आप लोग दे सकते हैं। ऐसा मेघराज जी का भी कहना है कि आप लोग छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, जो साहित्यकार, लेखन है, सृजन करने वाले लोग हैं, वो अपनी-अपनी विचार अभिव्यक्ति के रूप में स्वतंत्र रूप से भी आप सिंगल रूप से भी इसमें
क्योंकि हमारे जो मेघराज हैं, वो भी एक राइटर हैं, लेखक हैं, उनकी भी कई किताबें छप चुकी है, वो एक लेखक ही हैं। तो उनसे डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं। तो आज की इस परिचर्चा को हम यहीं समाप्त करने की अनुमति भी चाहेंगे क्योंकि हमारा समय भी नज़दीक हो चुका है। संक्षिप्त में मैं चाहूँगा अनिल भतभरी साहब से कि इस परिचर्चा के विषय पे आप लोगों की क्या राय है? इस पर संक्षिप्त टिप्पणी करें और कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। जी। अभी ये 2 युवा लोगों की बात सुन रहे थे, नरेंद्र भारती जी और द्विजेंद्र का। और इसके पहले मैंने कहा था कि सतनाम साहित्य इतनी लिखी जा चुकी है। हमारे पास 7-8 महाकाव्य है, मैं 10 महाकाव्य, कई जगह मैंने लिखा है कि 10 महाकाव्य है। 10 महाकाव्य में 6-7 तो बिल्कुल शास्त्रीय लक्षणों से युक्त है। जो शास्त्रीय पद्धति से महाकाव्य किसे कहा जाए, उस श्रेणी से युक्त है। अब सोच लो, जिस समाज में 7-8 महाकाव्य हो, वो समाज साहित्य से समृद्ध कैसे नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि उस साहित्य का प्रसार घरों-घर नहीं। आपको हिंदू समाज के हर घर में रामायण मिल जाएगी, गीता मिल जाएगा और ये लोग खरीदते हैं, उन लोग भले ना पढ़ें, रखते हैं, पूजा करने के लिए रखते हैं। सतनामी समाज में अभी साहित्य और धार्मिक साहित्य के प्रति कोई आस्था नहीं। जितने भी राइटर हैं वो खेत बेच करके, ज़मीन बेच करके, अपनी गाढ़ी कमाई से कुछ पैसे बचा करके लिखे हैं और वो एक-एक, 2-2 संस्करण बस निकाल पाए हैं, इससे ज़्यादा नहीं। केवल मनोहर दास निशी परिवार ऐसे हैं जो रामायण को लगातार एक अभियान की तरह छाप रहे हैं और गिरौदपुरी में उन लोग लगातार बेचते हैं, तो वही सबसे ज़्यादा प्रचारित है। और इसके कारण आज रामायण के नाम से गाँव-गाँव में आयोजन होने लगा है और उससे लोग जुड़ते जा रहे हैं और रामायण की बहुत सारी बातें आरंभिक साहित्य की तरह है, आरंभिक साहित्य की तरह है, इसलिए उसमें चमत्कार पक्ष ज़्यादा दिखता है। तो सवाल ये है कि हमारे समाज में आयोजन करने वाला हो, धार्मिक आयोजन करने वाला हो और जो साहित्य है, उसको प्रकाशन करने का फंडिंग भी हो। प्रगतिशील सतनामी समाज में मैं साहित्य प्रकोष्ठ के सचिव था, इस हैथ अभी भी हूँ और अब तो सतनाम संदेश का मैं प्रधान संपादक भी हूँ। तो हम लोग बैठते हैं, तो हमारे जो समिति है, उनसे हम आग्रह भी करते हैं और युवा साहित्यकारों को बोलते हैं कि उन लोग रचनाएँ भेजें, लेकिन पता नहीं इतनी संगठन बनने के बावजूद इतने साहित्यकार हैं हमारे, वो रचनाएँ नहीं आ रही है, अपेक्षित रूप से आना चाहिए। और जब सामग्री छपेगी, घर-घर पढ़े जाएँगे, रखे जाएँगे, तब तो हम कह सकते हैं कि ये चीज़ें हैं। खरीदने की हम लोग जब शुरू-शुरू में गिरौदपुरी में मैं जाया करता था, मेरी एक किताब थी, पिताजी की लिखी हुई भजनों का और मेरी कुछ किताब लेकर के हम जाते थे, तो लोग अलट-पलट के देखते थे, आगे बढ़ जाते थे। सोच लो कि उतनी बड़ी मेला में 100 किताब नहीं बिकी और हम लोग रीज़नेबल रेट, अंत में कम से कम जो गए हैं बेचने वाले लड़के लोग, उनके खाने-पीने का और मोटरसाइकिल, कार का खर्च वसूल हो जाए। रीज़नेबल रेट ₹100, ₹50, 10, ₹20 तक रख दी, तब भी लोग खरीदते नहीं। तो ये कमी है इन अध्ययन के प्रति, साहित्य के प्रति लगाव नहीं। नाच-पेखन है, खेल-तमाशा है, मनोरंजन है, इनके ऊपर अपरिमित पैसे खर्च करते हैं। तो ये मनोवृत्ति है, उन मनोवृत्ति को हमको बदलना पड़ेगा और कोई भी साहित्य है, कोई भी विचारधारा है, उनके ऊपर जब समाज चलेगा, तब उस समाज का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। अन्यथा खाओ-पियो, मेला-मड़ाई लगाओ, नाचा-पेखन देखो और चले जाओ बस। तो आज तक यही हो रहा है। हम 18 दिसंबर जयंती पक्ष हमारे परिजनों ने नकुल देव ढीढ़ी, महंत नंदू नारायण भतभैरी जी, इस सामाजिक क्रांति के नाम से शुरू किया था। आज वो जयंती केवल लोक कलाकारों को पालने-पोसने का ज़रिया बन गया है और सब फूहड़ और दुअर्थी गाने चल रहे हैं धड़ाधड़ और नेता पैदा कर रहे हैं, समिति बना दिए, कुछ नेता पैदा कर दिए गए। बाहर के नेताओं को ला कर के एक तरह से जयंती उत्सव जो है सतनामियों की जो अकूत संपदा है,
बहुत पैसा है उनके पास, उन पैसों को बर्बाद करने का तरीका। इसलिए कभी-कभी हम लोग अपील भी करते हैं कि जयंती को केवल 1 या दिन या 2 ही दिन मनाया जाए। अपील भी करते हैं, गुरु बालदास साहेब भी अपील कर चुका है और कई संत महंत भी बोल चुके हैं, बुद्धिजीवी वर्ग लोग, कि जयंती को लंबा ना खींचा जाए। लेकिन आदत लगी हुई है, एकमात्र उत्सव है समाज का, इसलिए सब मनाने लगते हैं और वो हो नहीं पा रहा है। तो इसमें अब तामझाम शोभा यात्रा शामिल हो गया कि अब जी, शोभा पटवारी यात्रा साहब। होगी। जी, 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 तो और जी, जी, जी। तो हमारा कहने समय का है, अर्थ ये इजाज़त है, दीजिए जी। हाँ, जी, कहने का अर्थ ये है कि हम उत्सवी समाज हैं और हमारी उत्सव होने के कारण जो बौद्धिक चिंतन, साहित्यिक चिंतन है, ये कमज़ोर होते जा रहा है। इसलिए अभी फरवरी माह में सतनाम संस्कार केंद्र के रूप में ऐसे 50 लोगों का चयन करेंगे और 3 दिन आवासीय मड़वा धर्मशाला में, सतनाम धर्मशाला मड़वा में एक आयोजन होगा और जिसमें योग, जिसके ऊपर प्रवचन, साहित्यकारों का चिंतन मनन, ऐसा त्रिदिशीय आयोजन होने वाला है, उसकी रूपरेखा बन जी, जी। और एक नवाचार लाने की प्रयास किया जाएगा। सर जी, जी। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और सर एक। जी, जी, नवीन भारती जी अपनी संक्षिप्त में बात कहें। जी। जी, जी। जो हम देखते हैं ना हमारे समाज में साहित्यिक चेतना की कमी है। कहने का बहुत कम मतलब एक तो कुछ लोग लिख रहे हैं, उसको कुछ लोग पढ़ भी नहीं रहे हैं, लेते नहीं, नहीं खरीदते नहीं, पढ़ते ही नहीं, है हाँ। ना? इसके लिए मैं एक फ़ॉर्मूला देना चाहूँगा जो मैं हमेशा सोचता हूँ, हमारे एक भाई इसको कर भी रहे हैं, मैं भी जुटा हुआ हूँ। हुँ, सीपीसीएल अपने छोटे शब्दों में सीपी के मतलब है सेंट्रल प्रेस की स्थापना, जो केवल सतनामी समाज के पत्रिका, समाचार, कैलेंडर, पुस्तक, लघु पाठ है, छंद है, उपन्यास है, नाटक, इनका छपाई एक जगह से हो, ऐसा मंच हमको मिले। दूसरा है एक सीएल यानी कि सेंट्रल लाइब्रेरी, रायपुर में हो हाँ, या गिरिडीह में जहाँ भी हो, एक सेंट्रल लाइब्रेरी होनी चाहिए जहाँ पर हमको ₹10 से लेकर 1000 तक के जो हमारे पास वर्तमान में जैसे हमारे भरपारी सर बता रहे हैं, जो भी साहित्य उपलब्ध है, वो एक जगह हमको पढ़ने के लिए कम से कम देखने के लिए मिल जाए। मतलब बिल्कुल। लोग जो नहीं, ढूँढते इसकी हैं इसकी स्थापना रायपुर में है। रायपुर में स्थापित है, कुछ-कुछ किताबें संग्रहित है, आके देखना चाहिए। और जो सतनाम संदेश पत्रिका निकलती है ना, उसका हुँ, कीमत ₹30 मात्र रखा गया है और ये सोच के रखा गया है कि इस पत्रिका से एक सामाजिक क्रांति होगी। और जैसे हुँ, कल्याण पत्रिका ने जो ₹1 से शुरू हुआ था, आज ₹5 कीमत है, लेकिन लाखों प्रति में छपती है और कल्याण पत्रिका ने ही पूरी ए एक हिंदू समुदाय को एकत्र करने का काम किया है। ऐसी ही सतनाम संदेश काम करेगी कह के, लेकिन दुर्भाग्य है कि सतनाम संदेश आज 40 लाख सतनामियों में केवल 1500 प्रति, 1200 प्रति छप रही। लोग खरीदते नहीं, पढ़ते नहीं, पाठक नहीं बनते। अब 1 साल में ₹300 है उसका कीमत। आदमी ₹300 खर्च नहीं कर सकता। ₹30 एक प्रति का है, 1 किलो टमाटर का रेट ₹30 है। ₹300 में एक दिन की 5 लोगों की खाना नहीं खवाते। लेकिन हमने ये करते नहीं। इसी रायपुर शहर में मैं कई बार बोलता हूँ सम्मेलनों में कि इसी रायपुर शहर में कम से कम 5 से 10,000 ऐसे लोग होंगे जो कर्मचारी है और जिनके पास पर्याप्त पैसे हैं। वो 10,000 प्रति इसी शहर में बिक जानी चाहिए। बिलासपुर में 5,000 बिकनी चाहिए। राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई ऐसे-तैसे कम से कम 1 लाख प्रति हमारी छपनी चाहिए। ऐसा उम्मीद हम लोग पाले थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज इतनी जो लागत हम दे रहे हैं, उसमें बमुश्किल पत्रिका छप पा रही है। कम से जी, कम जी। एक बाबा जी की एक फ़ोटो है, ₹30 का हम रख लें अपने घर में, ऐसा सोच के भी नहीं खरीद पाते और इसलिए उनका बड़ा-सा फ़ोटो सामने जी, में लगाए हैं, ताकि फ़ोटो के रूप में तो ले ले कम से कम करके। तो जी। इस कलेवर पत्रिका से बदलने का एक प्रयास कीजिए ना सर उसका। हाँ, हाँ। कलेवर कलेवर बदलने का प्रयास कीजिए मतलब जो पाठक क्यों नहीं पढ़ रहे हैं इसको पहले खोजने का प्रयास करें नहीं, और हम उसके लोग बाद हर तरह से देखिए, उसमें हर तरह की कॉलम आया, उपलब्धियों के बारे में इंटरव्यू भी दिए, विविध लेख आए,
साहित्यकार जो है वही तो लिखता है, उसी को तो हम छापते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पाठक नहीं है, पढ़ना ही नहीं चाहते। बड़े-बड़े जी, अधिकारी बहरहाल जो इस मित्र विषय में हैं जी, जी, मैं लास्ट में आप सब लोगों से गुज़ारिश करूँगा कि हमारा समय हमको इजाज़त नहीं दे रहा है। हम अगले जी, जी, टॉपिक जी। में इस विषय को लेकर हाँ, के इस बात मुद्दे पे करेंगे। बात करेंगे। इस जी, जी, मुद्दे इस पर बात मुद्दे पे करेंगे और तो मैं गहराई आज से की इस बात करेंगे। चर्चा को समाप्त करने से पहले छत्तीसगढ़ के उभरते साहित्यकारों की एक चर्चा पर आप सब जुड़े अपने कीमती समय निकालकर नरेंद्र भारती जी का, अनिल बतपेरी साहब का, डिजन कुर्रे साहब का बहुत-बहुत शुक्रिया और इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह जी जो अमेरिका में बैठे हैं, उनका विशेष शुक्रिया और आज के इस कार्यक्रम को देख सुन रहे सभी दर्शकों से मैं गुज़ारिश करूँगा कि ये महत्वपूर्ण विषय पर हमारी जो चर्चा है, वो अपनी राय और प्रतिक्रिया से हमें अवश्य अवगत कराएँ और अपने-अपने ग्रुपों में इस प्रोग्राम को शेयर करें। इन्हीं बातों के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं। आप सब लोगों को सतनाम जोहार। शुक्रिया, थैंक यू। जय श्री राम।